हेलो स्टूडेंट, मैं कमलेश सर आपका अपना यूट्यूब चैनल बायो क्लासेज में स्वागत करता हूं। बाबू, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बिना बात किए चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने साइंस की दुनिया में। तो बाबू, आज का जो टॉपिक पढ़ना है हम लोगों को वो पढ़ना है रुधिर का दूसरा भाग, अर्थात रुधिर के दूसरा भाग में मैं उसका पार्ट्स बताऊँगा, उसका प्रकार बताऊँगा और उसके पहले प्रकार में बताऊँगा आरबीसी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आज का टॉपिक होगा वो होगा आरबीसी, रुधिर कणिकाएँ। ठीक है ना। तो चलिए हम आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं। वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। तो हम आपको बताते हैं कि रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। देखिए बाबू, ब्लड कार्पोसेल्स, ब्लड कार्पोसेल्स बाबू मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, यानी कि रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है मैं आपको यहां पे बता देता हूं। देखिए, पहला हो जाएगा बाबू आपका आरबीसी। आरबीसी इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पोसेल्स। ठीक है। और बाबू दूसरा होता है WBC। ठीक है ना। और इसका जो फुल फॉर्म होगा बाबू, यहां मैं नोट कर देता हूं, लिख देता हूं वाइट ब्लड कार्पोसेल्स। ठीक है, वाइट ब्लड कार्पोसेल्स। और यहां हो जाएगा प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ये हो जाएगा प्लेटलेट्स। ठीक है ना बाबू, थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि यहां पर मैं लिखा रेड ब्लड कार्पोसेल्स, ठीक है ना, और मैं दूसरा लिखा व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स और तीसरा लिखा प्लेटलेट्स। ठीक है ना। तो बाबू यहां पर ध्यान देना होगा हमको कि जो आरबीसी है उसका सबसे पहले हम लोगों को अध्ययन कर लेना है। लेकिन एक चीज हमको जानना है जरूर कि जो आरबीसी होता है ना बाबू, आरबीसी रेड ब्लड कार्पोसेल्स, यानी कि रुधिर का वह भाग जो लाल रंग का होता है, और यहां पे बता रहे WBC रेड ब्लड कार्पोसेल्स, यानी कि रुधिर कणिकाओं का वो भाग जो सफेद होता हो, और ये होता है प्लेटलेट्स। बाबू प्लेटलेट्स का हमारे शरीर में बहुत भूमिका होता है। ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करता है, एंटीबॉडीज का कार्य करता है, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम भी बनाता है। ठीक है ना। अब मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा कब, जब इसको पढ़ा लूंगा तब। पहले इसको मैं पढ़ाऊंगा, फिर दूसरा इसको पढ़ाऊंगा, फिर अगले दिन इसको पढ़ाऊंगा, तीसरा पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले चलिए हम लोग स्टडी करते हैं आरबीसी के बारे में। पहले जान लेते हैं कि आरबीसी क्या होता है। ठीक है ना। चलिए चलते हैं, इसको पढ़ाते हैं आप लोगों को हम बाबू। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आरबीसी। इसको कहते हैं रेड ब्लड कार्पोसेल्स। ठीक है ना, इसको कहते हैं रेड ब्लड कार्पोसेल्स। बाबू इसके बारे में हम जानेंगे कि एक चीज, इसको रेड ब्लड कार्पोसेल्स तो कहते हैं, लेकिन इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। इसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ध्यान दीजिएगा बाबू, इसको इक्वल टू कर दीजिए एरिथ्रोसाइट्स, या इसको हम कह सकते हैं आरबीसी। आरबीसी किस प्रकार के जंतु में उपस्थित होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आरबीसी केवल वर्टिब्रेट जंतुओं में उपस्थित होता है। वर्टिब्रेट का मतलब हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मानव और भी सारे जंतु होते हैं, इसके साथ साथ कुछ अस्थिर मछलियां भी होती हैं, वर्टिब्रेट मछलियां भी होती हैं, उनमें भी रेड ब्लड कार्पोसेल्स उपस्थित होता है। बाबू मैं बता दूं कि रेड ब्लड कार्पोसेल्स सबसे पहले किसने देखा, तो सबसे पहले देखने वाले हैं सन 1674 में। बाबू सन 1674 ईस्वी में जो है लुई वेन हॉक ने देखा था। किसने देखा था बाबू? लुई वेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने इसको सन 1674 ईस्वी में देखा था। किसको देखा था बाबू? रेड ब्लड कार्पोसेल्स को। भी किस रूप में देखा था? तो उन्होंने एक गोल कण के रूप में देखा था।
किस कण में देखा था बाबू? गोल एक कण के रूप में, पार्टिकल्स के रूप में इसको देखा गया था, ठीक है ना। स्फेरिकल लाइक संरचना यानी कि गोल होता है और ये कण का रूप में पाया जाता है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि बाबू अगर इनकी संख्या बताई जाए शरीर में, अगर संख्या बताई जाए तो इसकी संख्या होती है 54 लाख प्रति घन मिमी। कितना होता है बाबू? 54 लाख प्रति घन मिमी होता है। यानी कि अगर इसका बात किया जाए कि रुधिर कणिकाएं यानी कि जो आरबीसी है इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार बाबू गोल होता है, स्फेरिकल होता है और इसके बीच में इसकी जो कणिकाएं होती हैं उसके बीच में दबा हुआ पाया जाता है। यानी कि बीच में दबा हुआ पाया जाएगा और ऊपर ये उठा हुआ भाग पाया जाएगा। थोड़ा सा बीच में दबा हुआ पाया जाता है, इस कारण इसको हम कह सकते हैं कि उभयावतल होता है। कैसा होता है बाबू? उभयावतल, उभयावतल होता है। यानी कि इसको उभयावतल को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? बाई कनकैव, बाई कनकैव होता है यानी कि उभयावतल होता है, ठीक है ना। अगर हम इसकी चर्चा करें कि इसमें केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, तो बाबू रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। इतना समझिएगा कि इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। लेकिन एक चीज और बाबू जानना जरूरी होता है कि केंद्रक तो पाया जाता है लेकिन केवल फॉर्मेशन के समय, यानी कि जब यह फॉर्मेशन होता है, जब बनता है, उस समय इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाता है, पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, कार्य करने योग्य हो जाता है, उस समय इसकी केंद्रक क्या होती है बाबू की? विलुप्त हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि परिपक्वन अवस्था में इसकी केंद्रक विलुप्त हो जाती है पूरी तरह से, ठीक है ना। लेकिन एक बात और है बाबू कि सभी कशेरुकियों में होता है, सभी मैमल्स में पाया जाता है, स्तनधारी में पाया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसका अपवाद क्या है, इस पृथ्वी पर कौन सा ऐसा मैमल्स है, कौन सा ऐसा स्तनधारी जंतु है जिनमें केंद्रक शुरू से लेकर के अंत तक पाया जाता हो, अर्थात जब फॉर्मेशन होता हो तब से और जब तक इसकी कणिकाएं डेड नहीं होती हैं तब तक इसमें केंद्रक पाया जाता है, तो बाबू वो होता है ऊंट और लामा। दो प्रकार के ऐसे मैमल्स हैं, ऊंट और एक होता है लामा, उसको लामा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये दोनों जंतु स्तनधारी होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि मैमल्स होते हैं। और दोनों में ब्लड, जब आरबीसी की जब कणिकाएं फॉर्मेशन होती हैं उस समय भी केंद्रक उपस्थित होता है, और जब जब कणिकाएं परिपक्व हो जाती हैं यानी कि डेट करने के कगार पर रहती है, तब तक इनमें केंद्रक उपस्थित होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि और भी स्तनियों का अपवाद जो है कौन होता है? ऊंट और लामा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोगों को बन जाता है कि ऐसा कौन सा जंतु है जिनके आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। तो आप क्लियर हो गया, यहाँ पे बता सकते हैं कि ऊंट और लामा ऐसा स्तनधारी या मैमल्स होते हैं जिनमें आरबीसी के कणिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों की चीजें समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और हम चर्चा करते हैं कि इसकी संरचना कुछ क्या होती है, ठीक है ना। तो आइए इसके संरचना के बारे में हम बता देते हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर, इसके संरचना इसको कह देंगे स्ट्रक्चर। बाबू इसके स्ट्रक्चर जो है उसको बनाना नहीं है, केवल जान लेना है कि इसकी संरचनाएं कैसी होती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि मनुष्य भी एक प्रकार का मैमल्स होता है। मनुष्य का जो आरबीसी की जो कणिकाएं होती हैं वो कितना बड़ा, कितना छोटा, कितना मोटा होता है। बाबू एक मैं बात बता दूं कि ये गोलाकार होता है, इस कारण इसकी छोटाई नहीं ले सकते हैं, इसकी व्यास ले सकते हैं कि इसकी व्यास कितनी होती है और इसकी मोटाई लिया जा सकता है। तो मैं आप लोगों को बाबू बता दूं कि जो मनुष्य जो होता है, ह्यूमन जो होता है बाबू, उस ह्यूमन के
आरबीसी की जो कणिकाएं होती हैं वो कणिकाएं होगी बाबू, स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर होगा, लेकिन इसका जो बाबू व्यास होगा, जो इसकी व्यास होगी वो होगी कुछ 8.0 माइक्रोन व्यास का होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये कितना मोटा होता है, तो इसकी मोटाई की मैं बात करूं तो बाबू इसकी जो मोटाई होगी बाबू वो होगी कुछ 1 से 2 माइक्रोन। एक चीज और है बाबू कि अगर मैं बात करूं कि मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं या किसी भी मैमल्स के लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं उनकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। जैसे मैं बात करूं कि यह जो कणिकाएं होती हैं बाबू ये कुछ झिल्लियों से घिरी हुई पाई जाती हैं, जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जानते हैं। ये कुछ प्लाज्मा झिल्ली से घिरी हुई पाई जाती है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इसको चारों तरफ से इसका आकार और आकृति बनाने का कार्य करती है। बाबू अगर हम बात करें कि इस रुधिर कणिका के अंदर जो है कैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, तो जब हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा जब देखेंगे तो इसकी संरचनाएं कुछ जालीनुमा संरचनाएं इसमें दिखाई देती हैं। और जालीनुमा संरचनाएं क्या क्या होती हैं मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या होती हैं। बाबू सबसे पहले मैं बताता हूं कि इसके अंदर एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। बाबू वो कौन सा प्रोटीन होता है, तो उसको कहते हैं स्ट्रोमेटिन प्रोटीन। वो होता है स्ट्रोमेटिन प्रोटीन पाया जाता है, जो इसका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो इसकी आंतरिक संरचना बनती है वो स्ट्रोमेटिन नामक प्रोटीन से बनती है। किससे बनती है बाबू? स्ट्रोमेटिन नामक प्रोटीन से बनती हैं। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि इसमें कुछ जाल जैसा संरचनाएं पाई जाती हैं जो होती हैं कोलेस्ट्रॉल। अर्थात इसमें कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो जालीनुमा संरचना बनाता है। क्या होता है बाबू? तो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है इसमें, और इसकी संरचनाएं जालीनुमा संरचनाएं बनाती हैं। लेकिन एक बात और है बाबू कि जो इसमें स्ट्रोमेटिन प्रोटीन और जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है इसे रुधिर का कंकाल भी कहा जाता है, क्योंकि यह इसको अवलंबन देने का कार्य करता है। इसलिए इसको हम रुधिर का स्केलेटल भी कहते हैं, कंकाल भी कहते हैं। इसके अंदर जो है कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम भी उपस्थित होते हैं। वो क्या क्या होते हैं थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा। जैसे मान लीजिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज पाया जाता है। इसमें एंजाइम जो पाया जाता है बाबू वो होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज पाया जाता है इसके अंदर। और इसके साथ साथ और भी एंजाइम, इसके साथ साथ कुछ विटामिन भी पाए जाते हैं और कुछ साल्ट भी पाया जाता है। इसके साथ साथ क्या पाया जाता है बाबू? विटामिन भी पाया जाएगा और इसमें साल्ट भी पाया जाएगा। यहां मैं लिख देता हूं साल्ट। और साल्ट के साथ साथ इसका मुख्य घटक एक होता है आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो लाल क्यों है? तो लाल रंग प्रदान करने के लिए इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। क्या बाबू होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह एक प्रकार का वर्णक होता है जो इस ब्लड के कणिकाओं को लाल रंग देने का कार्य करता है। ठीक है ना। आई होप कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि जो आरबीसी का जो जीवन काल होता है ये कितने दिन तक हमारे शरीर में जीवित रहता है या मैमल्स में जीवित रहता है। तो बाबू यह ऐसा रुधिर का कण होता है जो केवल 120 दिन जीवित रहता है। कितना दिन जीवित रहता है बाबू? तो 120 दिन जीवित रहता है। अगर हम बात करें कि बाबू जब यह मर जाता है, यानी कि जब यह सेल्स डेड कर जाता है, तो
ये कहाँ खपत किया जाता है, यानी कि स्टोर कहाँ किया जाता है? तो बाबू मैं बता दूं कि इसका स्टोर जो है किया जाता है, उसको कहते हैं स्प्लीन। एक हमारे शरीर में अंग पाया जाता है स्प्लीन, ठीक है ना। हमारे शरीर में एक प्रकार का बाबू स्प्लीन पाया जाता है। स्प्लीन, इसको हिंदी में कहते हैं प्लीहा, इसको हिंदी में प्लीहा कहा जाता है। अगर हम बात करें कि हमारे शरीर में ये प्लीहा कहाँ पाया जाता है, तो बाबू एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ये स्टोमक जो होता है ना, स्टोमक यानी कि जो हमारा पेट होता है, ठीक है ना, पेट, स्प्लीन जो है पेट के ऊपर पाया जाता है। ये कुछ छोटा सा होता है, कुछ एज लाइक स्ट्रक्चर। मान लीजिए कि हमारा पेट है, तो पेट के ऊपरी भाग पर यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं बाबू प्लीहा। कुछ छोटा ही होता है, गोल सा संरचना इसका दिखाई देता है। यही जो है आरबीसी जब डेट करता है तो इसको यही रखने का कार्य करता है, यानी कि उसको नष्ट कर देता है, वहां पे ला करके और उसको नष्ट किया जाता है। कहां पे? तो स्प्लीन में नष्ट कर दिया जाता है। इसलिए हम प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। कब्रिस्तान का मतलब होता है जहां पे लोगों को दफनाया जाता है। उसी तरह से आरबीसी का दफन कहाँ होता है बाबू? तो आरबीसी का दफन होता है स्प्लीन में। इसके साथ साथ मैं एक बात करूं कि आरबीसी का जब निर्माण किया जाता है तो वो कहाँ रहता है? तो उसका संग्रह भी जो है प्लीहा में ही किया जाता है। इसलिए प्लीहा को रुधिर, शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। शरीर का जो है रुधिर जो होता पाया जाता है बाबू, जो ब्लड पाया जाता है हमारे शरीर में, इसलिए रुधिर का ब्लड बैंक हमारे शरीर में किसको कहा जाएगा? तो स्प्लीन को कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि ये रुधिर का जब भी निर्माण होता है, आरबीसी कणिकाओं का निर्माण जब भी होता है, उन कणिकाओं को स्प्लीन क्या करता है कि इकट्ठा करके रखता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको प्लीहा को शरीर का रुधिर बैंक के नाम से भी जानते हैं। आई होप कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाबू यदि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ गया है तो धक्का-धक हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। मैं जब भी वीडियो अपना अपलोड करूंगा आपको वहां पे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और वहां आपको आसानी से मेरा वीडियो उपलब्ध हो जाएगा और वीडियो को आप देख पाएंगे, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।